हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी 2019 के पेपर का हल जल्द ही लाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में इस पेपर का हल देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा और पूर्णांक 70 होंगे। तो इसमें आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद पहला प्रश्न देखते हैं, जो कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये 1 नंबर में है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ। इन्हीं में से जो सटीक है उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हम देखते हैं 4 कौन कौन से विकल्प हैं। पहला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। क्या ये सही है? यदि आपको जानकारी है, यदि आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। बाकी दूसरा हम देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। उसके बाद तीसरा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। चौथा है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो इन चारों विकल्पों में से जो ठीक होगा वह पहला ठीक होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। तो इसी उत्तर को, ऑप्शन को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है इसी के अंतर्गत कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर में है। आपको 4 कृतियाँ दी गई हैं, इनमें से सिर्फ एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है, लेकिन मैं आपको चारों कृतियों के जो रचनाकार हैं उनका नाम बताऊंगा। तो पहला है चिंतामणि। तो इसके जो रचनाकार हैं वह श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यदि आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। उसके बाद दूसरा है कि जन्मे जय का नाग यज्ञ। इसके श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद तीसरा है कि मेरी यूरोप यात्रा। तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं रचनाकार। चौथा है कि विश्व साहित्य की रूपरेखा। तो इसके हैं रचनाकार भगवती शरण उपाध्याय। आप क्या करिएगा कि कॉपी कलम लेकर साथ बैठिएगा और वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। सभी आप सभी प्रश्न पत्र जो कि मैं हल लेकर आऊँगा, और मैंने हल करके डाले भी हैं कई प्रश्न पत्र, वो देखिएगा, उन्हीं से तैयारी कीजिएगा और सभी अपने नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से आपको सिर्फ एक ही कृति का रचनाकार लिखना है। मैंने आपको चारों के बताए और 1 नंबर में है, ठीक है। तो गा हम देखते हैं कि मैला अंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। ये 1 नंबर में है। तो इसका उत्तर है कि फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो मैलांचल है ये उपन्यास है। उसके बाद घा है कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो ये जो इसकी विधा है वह जीवनी है, जिसके जो लेखक है, रचनाकार हैं, ये जो कृति है वो अमृत राय की है। उसके बाद है कि रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो रेखा चित्र में, कि आपको पता भी होगा कि रेखा चित्र साहित्य की जो प्रमुख लेखिका है वह महादेवी वर्मा है। दूसरा जो है वह पदम सिंह जी है। 2 आपको बुझा है तो 2 लिख देने आप। अब हम ये मतलब 1 नंबर में थे ये प्रश्न। अब हम दूसरे का है द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का है। तो हम इसकी प्रवृत्तियाँ देखते हैं
वैसे तो इसकी कई प्रवृत्तियाँ हैं, लेकिन आपको प्रमुख ही बताना है। तो अभी हम देखते हैं इसकी प्रवृत्तियाँ हैं, हमने लिखी हैं, नोट्स बनाए हैं। इसी तरह से आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का इस तरह आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है, फिर लिखना है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला है कि नारी की महत्ता या महत्व भी लिख सकते हैं, पहली ये मतलब विशेषता है। उसके बाद दूसरी है कि राष्ट्र की भावना। ये दो विशेषताएं हमसे पूछी थी इसमें, और दो ही हमने लिख दी है। इसमें लिखा है कि द्विवेदी की किन्हीं दो प्रवृत्तियों, और हाँ इसमें कई तरह से ये पूछ सकता है, प्रवृत्तियाँ, लक्षण या विशेषताएं, कई तरह से। उसमें भ्रमित नहीं होना, आपको यही मतलब लिखना है। उसके बाद खा है सी के अंतर्गत कि प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर का है, तो इसकी भी हमने लिखी हैं। ये है, इसमें आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का खा। ये दूसरे का खा है, तो इसमें पहली विशेषता है कि छंद योजना में नवीनता, पहली विशेषता ये हो गई। उसके बाद दूसरी है कि निराशावाद, और तीसरी यदि आपको ये सरल लगे तो ये लिख सकते हैं कि मुक्तक शैली का प्रयोग। बाकी आपको 2 ही लिखना है, सिर्फ मैंने 3 लिख बना दी, सरल थी इसीलिए। आपको 2 ही लिखना है, जो सरल लगे वो लिख दीजिएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खा में कि छायावाद के, जो कि गा है, कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो इसके जो कवि हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद युग के जो कवि हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये तो आपके जो हिंदी गद्य संकलन उससे हुए हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरा है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर में है, 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। तो इन्हें ज़रूर तैयारी कीजिएगा। इनकी तैयारी करने का तरीका क्या है कि आप सभी पाठों के लेखक और नाम और वो पाठ जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आप समझ जाएं कि जो गद्यांश दिया गया है किस पाठ से दिया गया है। 3 प्रमुख बातें यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मैंने बताई हैं इम्पोर्टेंट हैं, तभी आप इन्हें हल कर सकते हैं। कि पाठ का नाम और लेखक का नाम और पाठ को पढ़िएगा, रीडिंग जरूर करना है, जिससे कि आप देखते ही पहचान लगे इस पाठ से दिया गया। तो हम देखते हैं का कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो गद्यांश दिया गया है इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद यदि आपका पाठ पढ़ा हुआ होगा और लेखक और पाठ का नाम पता होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 3 ही चीज़ें आपको तैयार करना है। 3 बातों का प्रमुख ध्यान रखना है, आपसे ये बच नहीं सकती। जो 3 प्रश्न हैं दिए गए हैं आपको। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त मतलब ऊपर जो दिए गए हैं, ऊपर लिखा हुआ। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आप ये करना नहीं चाहें, यदि आपको नहीं पता हो ये, तो ये अथवा में एक दी गई है खा, इसे आप कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका देखते हैं किस तरह से लिखना है। हमने नोट्स बनाया है, उसी तरह से आपको लिखना है। अभी हम आपको दिखाते हैं नोट्स।
तो इस तरह आपको डालना है। ये प्रश्न है, तीसरा है, तो लिखना है आपको प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क्योंकि तीसरे का है ये। उसके बाद लिखना है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कि मैं नहीं जानती, मतलब शुरुआती 2-3 वर्ड लिख दीजिएगा और अंतिम वर्ड जो है वो लिख दीजिएगा कि विश्राम गृह जाती हूँ। इस तरह से आपको बीच में डॉट डॉट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मतलब जो एग्जामिनर है वह समझ जाएगा ये इस गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या वगैरह सब दिया गया है। आसानी से समझ तो वैसे भी जाता है, लेकिन लिख देंगे अच्छा रहेगा। फिर आप जो पहला प्रश्न है और लिखेंगे, पहला इस तरह लिखेंगे, फिर संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ममता पाठ का जो नाम है वो हमने अलग पेन से शो किया है, जिससे क्या होता है एग्जामिनर है वो प्रमुख ही चीज़ें देखता है, पूरी पढ़ता नहीं है, और वह आपके जो प्रमुख बातें हैं वही देखता है, वही बस नंबर दे देता है उसके अंदर। तो आप इन्हें अलग पेन से दिखाइएगा। उसके बाद लिखना है कि इस कहानी के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना संदर्भ में हो जाएगा। जो संदर्भ है जो सेम हर पाठ का जो गद्यांश है उसका सेम आपको कुछ संदर्भ लिखना है। इसी तरह सिर्फ क्या करना है, पाठ का नाम चेंज होगा और लेखक का नाम, बस 2 चीज़ें चेंज होगी, बाकी सब वही लिखना है। इसी तरह आगे समझाऊंगा। यदि आपने जो पिछले हमारे वीडियो हैं वो देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आप देखना, उसमें मैंने सभी जो प्रश्न हैं उनको लिखने का तरीका बताया है और लिखे भी हैं, लिखकर सभी दिखाए हैं प्रश्नों के उत्तर। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, और आप क्या करेंगे कि एक लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा जिससे कि स्पष्ट अच्छा लगे देखने में। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या दीजिए, तो आपको हेडिंग डालना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, अंडरलाइन करना है, फिर लिखना है इसमें। तो रेखांकित अंश जैसा कि इसमें दिया गया, आपको ये पूरे का नहीं करना। रेखांकित मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो कैसे करेंगे हम आपको तरीका बताएं। तो सबसे पहले कोई भी मतलब हो गद्यांश की, सबसे पहले लिखना है आपको, कोई भी लेखक हो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, या और कोई लेखक को श्री जयप्रकाश भारती, रामचंद्र शुक्ल, तो इतना आपको समझ जोड़ना है कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं या जयप्रकाश भारती जी कहते हैं, कोई भी मतलब पाठ हो। फिर लिखना है कि आगे लिखना है कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर, अश्वारोही मतलब घुड़सवार को बुलाकर उससे कहा कि मैं आज इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। आगे है कि पहले मैं आपको यहाँ तक समझा दूँ इसके माध्यम से, इससे आपको सेम होता है, इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पर्यायवाची शब्द बदलने होती हैं, क्योंकि जो कविता वगैरह है उसमें अपनी तरफ से अधिक जोड़ना होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, वैसा ही लिखना होता है, सिर्फ जो पर्यायवाची वर्ड हैं उन्हें चेंज करना होता है। वैसे ही लिखना है जिसमें कि इसमें लिखा है, हमने सिर्फ इसमें अपने तरफ से ये जोड़ा है कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, और यहाँ से जोड़ा है कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि मैं, अब यहाँ से यही बात लिख देना है जैसे कि इसमें लिखा है, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। बाद में आपको सेम वही लिख देना जैसे कि मैंने अभी लिखा है। अब देखिएगा मैंने आगे लिखा है कि उससे कहा कि मैं आज इस झोपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ, है देखो वैसा ही, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज करके आप लिख दीजिएगा जिससे कि अच्छा लगे, और वो नहीं लगे, उसे एग्जामिनर को नहीं लगे कि इसने मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वैसी ही व्याख्या में उतार दिया है, व्याख्या में। और
आगे आपको लिखना है कि अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक, जिसका कोई अनंत अंत ना हो, उसे अनंत कहते हैं, अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा, यानी अंतिम तीर्थस्थली जा रही हूँ। तो इसका मतलब व्याख्या हो गया। तो इसी तरह आपको लिखना है अपने शब्दों में, और हाँ आप नोट्स बनाते जाइएगा, और वहाँ आप अपनी भाषा में लिखिएगा। सिर्फ इतना ही आपको अलग से जोड़ना है, बाकी आप जो अच्छा लगे वो आपको पाठ पढ़ा हुआ तो आप अपनी अपनी ओर से आराम से लिख सकते हैं इसको। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो इस जैसे कि इसमें ही मतलब उत्तर दिया गया है, यहाँ से ये दिया गया है कि मैं आपको कह दूँ, यहाँ से दिया गया कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। तो बनाकर आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ से ही मतलब उठाना है, जैसे कि हमने लिखा है इस तरह से लिखने का तरीका मैंने सोचा बता दिया जाए लिख कर ही। ऐसे लिखना है कि ममता अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से आजीवन भयभीत रही। यही इसका मतलब, उसे डर था कि जो हुमायूं ने आदेश दे दिया था अपने सिपाहियों को कि यहाँ झोपड़ी की जगह मकान मतलब या महल बनवा देना, तो उसी की डर से मतलब कहीं उसकी जो झोपड़ी है वो खुदवा ना जाए, उसी की जगह मकान ना बन जाए, तो इसी के डर से वह भयभीत थी। इसी तरह आपको लिख देना है कि ममता अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से आजीवन भयभीत रही। तो ये प्रमुख कारण हो गया इसका। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो कि अथवा में है खा, वो देखते हैं गद्यांश, ये किस पाठ से है पहले पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये किस पाठ से है, इसके कौन लेखक हैं, क्या नाम है। तो पढ़ते हैं कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था, वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। ये तो हो गया मतलब गद्यांश। अब आप समझ गए होंगे यदि आपका पाठ पढ़ा हुआ होगा तो कि क्या मतलब इसका पाठ का नाम है, कौन लेखक है, तो सब कुछ आप समझ गए होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है पाठ तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप मतलब ये ऊपर वाला लिखना चाहें तो ऊपर वाला लिख सकते हैं, यदि वो आपको नहीं पता तो ये अथवा में है खा, ये लिख सकते हैं। तो इसमें भी 3 प्रश्न है, सेम वही है, प्रश्न वही है कि उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है कि मानव मन किसके लिए उत्सुक रहा है। ये है प्रश्न, ये भी मतलब 6 नंबर का है, 2-2 नंबर के प्रश्न है। तो इसे कैसे लिखना है हमने लिखा है, आपको वही प्रक्रिया है सेम। इस तरह आपको डालना है कि प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का खा, क्योंकि खा नंबर है वो ना, तो खा आपको डाल देना। वो पहले हमने जो देखा था वो का था, जैसे कि हमने पहले देखी वो का था, अभी यहाँ पर डालना है तीसरे का खा। तो इसमें संदर्भ आपको पहला लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश सेम वही है, सिर्फ पाठ का नाम और लेखक वही चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, या अवतरित है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लिखा है कि इसके लेखक श्री जय प्रकाश भारती जी हैं। इतना आपको लिख देना है और अलग पेन से लिखना है ताकि जानवर आराम से देख सके, उसे स्पष्ट देख सके।
तो अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर। तो इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या है कि उसकी अनगढ़ अविश्वसनीय कथाएं। इसमें तो थोड़ी सी है, यदि व्याख्या लिखेंगे तो थोड़ी सी ही रहेगी, लेकिन कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है कि वह देखने में मतलब बड़ी भी रहे और बात भी पूरी हो जाए, किस तरह से लिखना है। तो वही प्रक्रिया ऐसे हम आपको डालना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लिखना है कि लेखक जयप्रकाश भारती जी कहते हैं, सब में आपको इतना जोड़ना है, कॉमन चीज़ है कि उसकी मतलब इसमें वर्ड यूज हुआ है उसकी, तो उसकी यहाँ जो वर्ड है वह मानव के लिए प्रयोग हुआ है। अनगढ़ शब्द का अर्थ होता है बेडौल, आपको यदि नहीं पता हो तो इस तरह लिखना है कि उसकी अनगढ़ मतलब बेडौल और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति मतलब प्रोत्साहन प्रदान करने का काम करती है। अब इसका मतलब क्या है वो हम बड़ा करने के लिए, वैसे तो मतलब यहाँ तक बात पूरी हो गई, जो इसमें गद्यांश दिया गया मेरे ख्याल गद्यांश, उसकी व्याख्या यहाँ तक पूरी हो गई। लेकिन इसको और बड़ा करने के लिए हमने इसका यदि पाठ पढ़ा हुआ होगा हमारा, तो हम भाव इसका और बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या में जितना बड़ा चढ़ाकर लिखेंगे उतना ही अच्छा। तो हमने लिखा है और कि अर्थात इन्हीं कल्पनाओं के कारण, जो इन्हीं कल्पनाओं के कारण, यहाँ पर जो कारण शब्द है वह छूट गया है, आप नोट करते जाइए वीडियो पॉज करके। इन्हीं कल्पनाओं के कारण उसने मतलब मानव ने अज्ञात रहस्यों पर जो पड़ा पर्दा है हटा सका है, और भविष्य में भी मानव की जिज्ञासा उसे सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि हमारे मन में, जो मानव के मन में नई नई चीज़ों की खोज करने के लिए लालसा बनी रहती है। मैं सोचता है कि मैं क्या मतलब नई चीज़ की खोज कर दूं। तो लेखक ने इन्हीं कल्पनाओं के बारे में समझाया कि जो कल्पनाओं के कारण ही वह नए नए आविष्कार करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है। तो उसी के आधार पर आपको भाव लिखने देना, बस कुछ नहीं है। बाकी यहाँ तक तो वैसे जो मतलब इसमें बात पूछी गई है, इसकी व्याख्या वो यहाँ तक हो गई है पूरी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक बात पूरी हो गई। यहाँ से मैंने बड़ा करने के लिए, बड़ा चढ़ाकर लिखने के लिए और इतनी बात जोड़ दी अपने अनुभव से, तो ये देखने में भी मतलब बड़ी भी हो गई और बात भी अच्छी हो गई। तो इस तरह आपको लिख देना है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये है कि मानव मन किसके लिए उत्सुक रहा है। तो जैसा कि इसमें ही दिया गया, मैं आपको प्रश्न पत्र में छांटने का तरीका बता दूं, आपको फिर से पढ़ना है कि मानव मन सदा मतलब हमेशा सर्वदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ से लिख दीजिएगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ तीसरा कि मानव मन हमेशा से ही, सदा की जगह हमेशा लिख दिया, से ही अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है, व्याकुल रहा है, बदल सकते हैं। तो इस तरह आपको लिखना है। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको यदि कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न चौथा है, इसमें है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का है ये भी। तो चौथे प्रश्न के अंतर्गत आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं, का और खा। इन दोनों में से आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है।
तो आपको जो मतलब इसमें से पता हो का और खा में से वो आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको दोनों की संदर्भ सहित व्याख्या सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपसे किसी गद्यांश और पद्यांश ना छूटे, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या वगैरह ना छूटे, तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पुनः एक बार बता देता हूँ कि आप 3 चीज़ें ध्यान रखिए। पहला, पाठ का नाम, जो हिंदी में आपके पाठ हैं उन पाठों का नाम और उस पाठ के जो लेखक और या मतलब कवि वो, और जो पाठ की रीडिंग, ये 3 बातें आप याद रखिए। यदि आपका पाठ पढ़ा हुआ वो होगा या कविता काव्य खंड संकलन में दी गई जो कविताएँ हैं, दोहा चौपाई वगैरह, वो यदि आपकी पढ़ी हुई तो आप समझ जाएंगे ये इस पाठ से है, ये लेखक हैं और ये इसका टाइटल है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हम का की संदर्भ सहित व्याख्या देखते हैं। पहले हाँ, आप गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कि पढ़ने के बाद ये समझ पाएंगे कि ये इस पाठ से है। तो पढ़ते हैं हम, ध्यान से पढ़िएगा कि रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राज हूँ काज अकाज न जान्यो, कहो ते को जिन कांड कियो है, ऐसी मनोहर मूरते बिछरे, कैसे प्रीत प्रतिम, इसमें गलत लिखा हुआ है, प्रीतम लोग जीव है, आखिन में सखी राखवे जोग, इन्हें किम के बनवास दियो है। तो इस तरह आपको सर्वप्रथम पद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है। यदि आपका मतलब पद्यांश पढ़ा हुआ होगा तो आप समझ गए होंगे कि इस पाठ से है। तो अब हम सर्वप्रथम इसकी संदर्भ देखते हैं। हमने नोट्स बनाया है अच्छी तरह से, बड़ी मेहनत से, तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप भी कॉपी कलम निकाले हुए होंगे ही और नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके। तो आपको डालना है कि चौथा प्रश्न है, चौथे का है, तो आपको लिखना है यहाँ कि प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पद्यांश दिया गया है उसके जो शुरुआती वर्ड हैं और जो अंतिम वर्ड है वो इस तरह आपको लिख देना है, बीच में डॉट डॉट कर देना, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। और यही तरीका होता है लिखने का, और जानवर भी समझ जाएगा कि मतलब इस पद्यांश का संदर्भ व्याख्या वगैरह सब दिया हुआ है। तो पहले आपको डालना है, क्योंकि 3 प्रश्न मतलब पहले चाहे आप डालें ना डालें इसमें प्रश्न नहीं दी, लेकिन गद्यांश में हमें प्रश्न देता है 3, लेकिन इसमें आप हमसे संदर्भ और व्याख्या वगैरह पूछता है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। इसमें पद्यांश में आपको प्रसंग जोड़ना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट, और काव्यगत सौंदर्य, ये 4 चीज़ें इसमें जोड़नी पड़ती हैं। तो आप चाहे ये डाल दीजिए पॉइंट, अच्छा रहेगा। तो संदर्भ देखते हैं हम इसकी किस तरह से लिखना है। तो तरीका वही है, यदि आपने हमने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो लिखना है इसकी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से उद्धृत हैं या अवतरित हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें लिखना है कि यह पद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, इस तरह आपको लिख देना है। और जो प्रमुख बातें हैं उनको आप अलग पेन से लिख दीजिए, इसे आप समझ गए होंगे। तो इस तरह आपको पद्यांश लिख देना है, लेकिन आप ये नहीं लिखना चाहें कि मतलब अयोध्या कांड से जो कवितावली, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि इसके जो महाकवि हैं या रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, बस इतना छोड़ दीजिए, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम इसकी प्रसंग मतलब क्या है वो देखते हैं। आपको एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद दूसरी हेडिंग डालना है प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखना होता है, इसमें मतलब जो पद्यांश आपको दिया गया है उसमें कवि जो है वो प्रमुख बात है, मतलब उसका जो निचोड़ सार क्या है उसको लिखना है, उसमें प्रमुख बात क्या है, तो वही लिखना होता है प्रसंग में। तो इसमें लिखना है कि यहाँ ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से
राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन हुआ है, इस तरह या किया गया है, इस तरह आप प्रसंग लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब लाइन छोड़ने से होगा क्या, आप ही देख रहे होंगे कि मतलब स्वच्छ साफ लग रहा है, अच्छे में देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो अब हम व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या देखने से पहले जो मतलब नोट्स बनाया है उसको देखने से पहले हम आपको पहले मौखिक बता दे रहे हैं, पेपर में समझा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी समझना ज़रूरी है। नोट्स तो आप बना ही लेंगे, समझना ज़रूरी है आपका, क्योंकि वो तो आप क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। तो आपको लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या, बाकी मैं आपको अभी जो व्याख्या मैंने लिखी है, नोट्स बनाया है, वो आप लिख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पहले समझा दूँ। तो लिखना कैसे आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि, या कवि जोड़ें या नहीं जोड़ें तब भी कोई बात नहीं, जोड़ देंगे तब भी कोई बात नहीं। कि कवि कहता है कि जो ग्रामीण गांव की जो महिला है वह अपनी सखी से कहती है कि रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। कि कवि कहता है कि गांव की एक महिला अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, मैं समझ गई कि रानी जो कैकेयी है वो महाअज्ञानी है। यानी रानी में जानी अजानी माँ, यानी मैं समझ गई कि रानी कैकेयी वो महाअज्ञानी है। पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो। पवि मतलब क्या होता है, वज्र, पाहन पत्थर, हियो हृदय। तो उनका जो हृदय है वो वज्र और पत्थर के तरह कठोर है। अजानी मीन्स होता है मतलब अज्ञानी। तो गांव की महिला अपनी सखी से कहती है कि मैं समझ गई कि रानी कैकेयी महाअज्ञानी है और उसका हृदय वज्र और पत्थर की तरह कठोर है। इतना इसका अर्थ हो गया। आगे है कि राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो ते को जिन कान कियो है। अर्थात राजा दशरथ भी काज और काज मतलब कार्य और कार्य उचित अनुचित न जान्यो नहीं जानते हैं, यानी राजा दशरथ को भी उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। कहो ते को जिन कान कियो है, जिन्होंने, ते मतलब पत्नी होती है, जिन्होंने अपनी पत्नी की बात को कान में रखा है, अर्थात उनकी बात को मानकर उनको वनवास दिया है। यानी जो राजा दशरथ हैं उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। जिन्होंने अपनी पत्नी की बात को कान में रखा, अर्थात राम लक्ष्मण सीता को वनवास दिया, ऐसा मैं समझ गई, ये मैं समझ गई, इतने का अर्थ ये हो गया। आगे है कि ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जी हो। इसमें गलत लिखा हुआ है, प्रीतम शब्द है, आप चेक कर सकते हैं पासबुक हो तो। ऐसी मनोहर मूर्ति अर्थात ऐसी मनोहर मतलब मन को हरने वाली मूर्ति, यानी जो मूर्तियां हैं वो मन को हरने वाली हैं, यानी लुभानी है। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जीव है, यानी इन्हें छोड़कर जो इनके प्रेम करने वाले हैं, जो प्रियजन हैं, वो कैसे जीते होंगे। यानी ये तो मूर्तियाँ बड़ी लुभावनी हैं, बड़ी आकर्षक हैं, मन को हरने वाली हैं, इन्हें छोड़कर इनके जो प्रियजन हैं वे कैसे जीते होंगे, कैसे जीवित होंगे। इतने का अर्थ ये हो गया। क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना जब कब लिखे। तो आँखिन में सखी रख वे जोग, इन्हें किम के वनवास दियो, यानी ये तो मतलब राम लक्ष्मण सीता, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं। हे सखी, ये तो आँखों में रखने योग्य है। इन्हें किम के, किम मतलब क्यों या किस कारण,
इन्हें क्यों वनवास दिया गया है। ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, इन्हें क्यों वनवास दिया गया है, क्वेश्चन मार्क का बोलो। तो इस तरह आपको आप लिख देना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपको मैं इससे पढ़कर सुना दे रहा हूँ, इस तरह आप नोट्स बना लीजिएगा। व्याख्या आपको लिखनी है कि गांव की एक महिला कहती है कि हे सखियों, आप जोड़ सकते हैं कि कवि कहते हैं कि गांव की महिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखियों, मैं समझ गई, इतना जोड़ सकते हैं, बाकी ऐसा लिख दें कोई बात नहीं। तो हे सखियों, मैं समझ गई हूँ कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, उनका हृदय पत्थर और वज्र से भी कठोर है। उधर राजा दशरथ को भी उचित अनुचित का ज्ञान है ही नहीं, या नहीं है कुछ के लिए, क्योंकि उन्होंने केवल पत्नी के कहने पर इनको वनवास दे दिया। और ये तो मन को हरने वाली मूर्तियाँ हैं, इन्हें छोड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको सही बताया सिम भैया। तो हे सखी, ये तो आँखों में रखने योग्य है, तो इन्हें फिर वनवास क्यों दे दिया गया। आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो इस तरह आप लिख देना। अब जो अगली हेडिंग है इम्पोर्टेंट है, काव्यगत सौंदर्य। इसमें क्या होता है, आप 4 चीज़ें लिख दीजिएगा, बाकी गुण वगैरह नहीं लिखना है, 4 पर्याप्त है, इनफ है। तो आपको इसमें क्या क्या डालना है, भाषा, छंद और रस, अलंकार, प्रमुख चीज़ें डाल दीजिएगा। तो भाषा इसमें क्या है, तो साहित्यिक ब्रज भाषा है। और छंद की बात करें तो सवैया है। और रस तो श्रृंगार और करुण रस है, क्योंकि जो कवि जो है वो सखियाँ हैं, वो गांव की जो महिला है उनको राम से प्रेम भी है, तो इसीलिए श्रृंगार रस है। और साथ साथ ये भी दुख है कि उन्हें मतलब वनवास दिया गया, तो इसीलिए करुण रस भी है। तो श्रृंगार और करुण रस दोनों हैं। और चौथा अलंकार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह आपको काव्यगत सौंदर्य लिख देना है। तो एक प्रश्न आपके मन में और उठ रहा होगा कि इसमें मतलब अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, यदि आपने पेपर में मतलब देखा होगा, तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर रानी में जानी अजानी, यहाँ पर जा वर्ड की आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार आ रहा है। पविपाहन, इसमें भी पा वर्ड बार बार आ रहा है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ का मतलब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मतलब ये समझ में आ गया होगा पूरा पद्यांश। तो अब हम जो इसके दूसरा अखा उसका देखते हैं, संदर्भ व्याख्या वगैरह सब कुछ, तो इसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे। तो खा है, यदि आपको मतलब ये बताओ तो ये लिख सकते हैं, ये बताओ ये लिख सकते हैं, दोनों में से एक रखना। तो खा हम देखते हैं कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती है अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो यदि आपने पाठ पढ़ा होगा, ये इतिहास पढ़ा होगा कविता जो है, तो आप समझ गए होंगे कि इस पाठ से। तो इसकी भी हम संदर्भ प्रसंग वगैरह देखते हैं, नोट्स बनाया है, तो आप भी पहले समझ लीजिएगा, इसके बाद वीडियो बस। तो तरीका वही है संदर्भ लिखने का, तो मैंने सोचा फिर भी बना दिया जाए मतलब वीडियो। ये है, आपको डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा, वो कहा था, ये खा है। तो उसमें भी वही तरीका है, आप शुरुआती वर्ड अंतिम वर्ड लिख देंगे, बीच में डॉट 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 कि सागर ने छाती पर उनकी तरफ। फिर संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ गड़बड़ हो गया है, पद्य होगा कि हिंदी के पद्य खंड में संकलित, इसके लिए सॉरी, आप सही कर लीजिएगा, पद्य खंड होगा यहाँ पर। पद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, या से मतलब लिया गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ
इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब आप चाहे लेखक लिख दें सीधे, या और रोचकता दिखाने आकर्षक करने के लिए, अच्छी करने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न काव्य संग्रह से ली गई हैं। ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको लिख देना है। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर पद्यखंड है। इसमें मैंने आपने अगर ध्यान से देखा हो तो इसमें मैंने काव्यखंड लिखा है, तो वो एक ही बात है, आप पद्यखंड लिख दें चाहे काव्यखंड। मैंने इसमें पद्यखंड लिख दिया। तो अलग पेन से लिख देना, वो तो आप समझ गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग इसमें क्या, इसमें मतलब जो निचोड़ सार जो प्रमुख बात है वही लिख देनी है कि किसके बारे में कहा गया है। तो प्रसंग में लिखना है हमें कि कवि ने इन पंक्तियों में हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को बताया है या उस पर प्रकाश डाला है। इतना प्रसंग में लिख देना है। उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं प्रश्न पत्र में समझा रहा हूँ, उसका भी मैंने लिखा है व्याख्या खूब, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इससे समझ, आपका समझना ज़रूरी है। तो समझते हैं। आपको इसमें लिखना है कि कवि कहता है कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़प पोत उठाकर, यानी कवि कहता है कि हमारे पूर्वज इतने महान थे, इनका जो प्रभाव है वो इतना था कि स्वयं सागर भी अपनी छाती पर, सागर निज मतलब अपनी छाती पर, जिनके अगणित मतलब असंख्य अनगिनत, अपर में अरब पोत मतलब समुद्री जहाज उठाकर। तो कवि कहता है हमारे पूर्वजों का इतना प्रभाव था कि स्वयं सागर भी उनके असंख्य समुद्री जहाज़ों को उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। पहुंच मतलब प्रमुदित का अर्थ होता है प्रसन्नचित हो, प्रसन्न होकर। भूमंडल के सकल, सकल शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, तटों मतलब किनारों पर। तो सागर भी, स्वयं सागर भी इनके असंख्य समुद्री जहाज़ों को अपनी छाती पर उठाकर प्रसन्नता से भूमंडल के, पृथ्वी के सभी तटों पर पहुंचाता था। लिखना है आपको कि कवि कहता है कि हमारे जो पूर्वजों का इतना प्रभाव था, इतना उनका गौरवशाली इतिहास रहा, अच्छा, कि स्वयं सागर भी उनकी सेवा में उपस्थित रहता था और वह अपनी छाती पर इनके असंख्य समुद्री जहाज़ों को प्रसन्नता से उठाकर पृथ्वी के सभी तटों पर पहुंचाता था। तो इतने का अर्थ मतलब ये हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। जो कठिन वर्ड है मैंने उनका अर्थ बता दिया, आप नोट करते जाइएगा। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, सभी, प्रमुदित प्रसन्न होकर, प्रसन्नचित, ये हो गया। अगले है कि नदियाँ जिसकी यश धारा से बहती हैं अभी अब भी निस्वासर। और आगे कहता है कवि कि हमारे पूर्वजों के जो यश है, कीर्ति है, उनकी जो नदियाँ हैं, सभी नदियाँ, चाहे वो गंगा, यमुना, सरस्वती, सभी नदियाँ हमारे महापुरुषों के यश कीर्ति रूपी जो धारा है उसको अपने साथ लेकर आज भी दिन रात बहती है। निस्वासर का अर्थ होता है दिन रात। दिन, निस मतलब रात और वासर का दिन, दिन और रात, यानी नदियाँ भी हमारे महापुरुषों की यश कीर्ति रूपी जो धारा है उसको आज भी दिन रात लेकर बहती है। चाहे वो गंगा हुई, चाहे यमुना हुई, सभी नदियाँ जो है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सभी जगह फैला रही हैं। तो यही कवि कहना चाह रहा है। आगे है कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर। उनके, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका इतना प्रभाव है कि यदि आज उन्हीं समुद्र के तट पर यदि उनके जो पद चिन्ह है, चरण चिन्ह है, उनको आज यदि
हम समुद्र के तट पर खोजें तो वहीं मिलेंगे, कोई ढूंढे तो सही कम से कम। तो ऐसा हमारे पूर्वजों का गौरवमयी इतिहास रहा, गौरवशाली इतिहास रहा। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो मैंने नोट्स बनाया है व्याख्या का, वो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ, उससे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपको लिखना है, इस तरह से आप नोट्स बना लीजिएगा। व्याख्या लिख डालना है कि कवि कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था या उपस्थित रहता था। वह अपनी छाती पर असंख्य जहाज़ों को बड़ी प्रसन्नता से सब छूट गया, पृथ्वी के सभी तटों पर पहुंचाया करता था। इस देश में रात दिन बहती हुई नदियां मानो इसके यश की धारा ही हो। जैसे कि मैंने आपको सभी समझाया वैसा ही। धन्य थे हमारे पूर्वज जिनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, कोई उन्हें ढूंढे तो सही। वास्तव में सही बात है, हमारे जो पूर्वज थे उनका जो इतिहास यदि आप पढ़ें तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रभाव युक्त, आनंद युक्त, बहुत अच्छा इतिहास है। तो उनसे हमें, इसीलिए कवि ने हमें शिक्षा दी है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्हें हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बाकी काव्यगत सौंदर्य भी इसमें लिखना है। तो काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएंगे? भाषा, रस, अलंकार, भी 4 चीज़ें प्रमुख हैं। छंद, तो भाषा इसमें खड़ी बोली है जो कि हम बोलते हैं, तो उसे खड़ी बोली कहते हैं। रस, वीर रस, क्योंकि वीरता का वर्णन है। तो अलंकार, रूपक और उपमा। छंद, मात्रक छंद, क्योंकि मात्राएं प्रत्येक, मतलब उसमें 16 मात्राएं हैं, तो इसलिए मात्रक छंद। अलंकार, रूपक, उपमा क्यों है? क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखें, यश धारा से यानी यश रूपी धारा, तो रूपक अलंकार हो गया, और सी वर्ड इन्होंने जोड़ दिया है तो ये उपमा अलंकार हो गया, यानी यश धारा से तुलना हो रही है, तो उपमा और रूपक दोनों हो गए अलंकार इसमें। तो इसमें हाँ अनुप्रास भी हो सकता है, क्योंकि वर्ड की बार बार, मतलब वर्ड की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नोट्स बना ली वीडियो पॉज करके। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। इसमें क्या है, 5वें का के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं, का और खा। तो का में क्या है कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं कि जीवन परिचय लिखते समय उनकी कई कृतियाँ, कई रचना लिख देते हैं, लेकिन इसमें केवल एक रचना के लिए कहा है। तो आप अधिक मत लिखिएगा, सिर्फ एक के लिए, जितना पूछा जाए उतना ही कीजिए, क्योंकि नंबर आपको अधिक थोड़ी मिल जाएंगे, आपको समय बर्बाद नहीं करना। तो इसमें 3 लेखक आपको दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन ज़रूरी नहीं मतलब ये आ जाए, ये भी आ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दिया। तो ये तो आप लिख सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबा हो चुका है। फिर भी आपको यदि कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। फिर भी मैंने जो जीवन परिचय से संबंधित सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने लिखने का तरीका वगैरह सब लिखकर भी सब समझाया संक्षिप्त में। उसके बाद खामे है कि ये 3 नंबर का था, 1 नंबर की रचना है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो ये मतलब लेखकों का था, ये जो कवि हैं उनका है। तो इसमें 3 इसमें भी हैं, सूरदास, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमार चौहान। तो इसमें सूरदास इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा इसको, बाकी मतलब सभी हैं, कोई भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो इन्हें आप मतलब लिख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है सोल्यूशन। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
तो ये 4 नंबर का है, तो ये संस्कृत खंड से है। तो 6 में आपको एक मतलब गद्यांश दिया रहता है और एक श्लोक दिया रहता है अथवा में, जो कि यदि गद्यांश करना चाहें तो ये कर सकते हैं और श्लोक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं संदर्भ और इसका अनुवाद। तो हमने लिखा है इसका संदर्भ, इस तरह से आपको लिखना है। आपको डालना है इस तरह ये लिखा हुआ है, प्रश्न उत्तर संख्या 6, क्योंकि 6 है क्वेश्चन हम देखा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद गद्यांश, क्योंकि संस्कृत से है, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, ऐसे लिया गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इन्हें आप अलग पेन से शो कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह आपको लिख देना संदर्भ, बाकी तरीका सेम है भाई। तो अब हम इसकी जो अनुवाद है, यदि आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आप समझ गएंगे इस पाठ से है और क्या इसका अनुवाद है। तो मैं अनुवाद आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि नोट तो आप क्वेश्चन बैंक से भी बना सकते हैं। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, जो कठिन वर्ड हैं उनका आप अर्थ नोट करते जाइएगा पेंसिल से। तो पढ़ते हैं, पहले आपको ध्यान से पढ़ना गद्यांश कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, एयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायाः बहु राजते, अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ते। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी सुविख्यात, सु मतलब बहुत, विख्यात प्रसिद्ध, प्राचीन प्राचीन, नगरी नगरी। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है, इतना अर्थ हो गया। आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। उसके बाद है कि एयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूल स्थिता, एयम मतलब एह, विमल स्वच्छ साफ, सलिल पानी, तरंग तरंग, गंगा तरंगाया मतलब यह स्वच्छ जल तरंगों वाली, गंगाया गंगा के षष्ठी व्यक्ति है, कूले मतलब किनारे पर, इसमें सप्तमी व्यक्ति है, कूले किनारे पर, स्थिता स्थित है। तो यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है, ये इसका अर्थ है। एम का अर्थ होता है यह। उसके बाद है कि अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अस्या मतलब इसके, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति मतलब घुमावदार आकृति या घुमावदार, पंक्ति धवलायां मतलब श्वेत सफ़ेद, चंद्रकायाम चांदनी में, बहु बहुत, राजते अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। तो इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, इतना अर्थ हो गया। उसके बाद कि अगणिता पर्यटका सुद्रभ्या देशेभ्या नित्यम अत्र आयान्ति, अगणिता मतलब असंख्य, पर्यटक यात्री, सुद्रभ्या बहुत दूर, देशों से, देशेभ्या नित्यम रोज दैनिक, अत्र यहाँ आयंत आते हैं। तो असंख्य यात्री बहुत दूर देशों से दैनिक रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य मां बहु प्रशंसते, अब चा का अर्थ पहले लगता है कि जिसके बाद में होता है उससे पहले। तो और इसके घाटों की शोभा विलोक्य देखकर, इमाम इसकी, बहु बहुत प्रशंसा करते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इसका अनुवाद मैं ऐसा करता हूँ, कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताया। तो इस तरह आपको लिख देना है अनुवाद। तो अब हम जो अथवा में है वो हम देखते हैं, श्लोक दिया गया है। तो आप नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो रिवर्स करके आप पॉज करके आप लिख सकते हैं इसका अर्थ, बाकी आपकी क्वेश्चन बैंक में दिया ही होगा। तो हम श्लोक देखते हैं अथवा में, वो चाहे वो लिख सकते हैं, ये चाहे लिख सकते हैं। तो इसमें है
श्लोक कि नेत्राम नीचो अस्मित त्वं खेदम कूप कदापि मा वृथा अत्यंत सरस हृदय यथा परेशान गुण गृहीतासि। तो यदि आपने ये पढ़ा होगा श्लोक की संस्कृत खंड में जो दिए गए पाठ हैं बहुत ही हमने पढ़े होंगे, आप समझ गए होंगे कि इस पाठ से। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप नहीं पढ़ें तो आप पढ़ लीजिएगा, वास्तविक जीवन में इनका काफ़ी मूल्य है। तो ये अन्योक्ति विलासा जो पाठ है उससे लिया गया है श्लोक। और हाँ, एक बात आपको बता दूं कि श्लोक आप दो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक इसमें लिखने को पूछता है और एक इसमें आता है। क्योंकि यदि आपने एक याद किया तो हो सकता है कि वही आ जाए जो आपको याद हो, तो आपको दूसरे लिखना है तो छूट सकता है आपको, तो आप दो याद करिएगा। एक आएगा तो एक आप लिख सकते हैं। तो इसका संदर्भ व्याख्या वगैरह हम देखते हैं, हमने संदर्भ लिखा है तो वही तरीका। इसमें हाँ एक गलती हो गई है, इसमें आप किताब से चेक करते हैं, इन्होंने व्यर्था मिस प्रिंटिंग हो गई है, व्यर्था कृथा होना चाहिए लेकिन इन्होंने व्यर्था कर दिया, मैंने लिखा है। तो इसकी हम संदर्भ व्याख्या देखते हैं। ये है संदर्भ। प्रश्नोत्तर संख्या 6, चूँकि अथवा में है तो अथवा आप डाल देंगे ब्रैकेट में, फिर लिखना है संदर्भ में। वही है तरीका कि प्रस्तुत श्लोक, वहाँ पर क्या था, गद्यांश था, यहाँ श्लोक है तो श्लोक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है, ऐसे लिया गया है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसका अनुवाद पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद आप इससे नोट कर लीजिएगा, आपको अभी बता दूंगा क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक एक वर्ड का अर्थ बताऊंगा और आप पेंसिल से नोट करते जाइए, मतलब जो कठिन वर्ड है उनका अर्थ लिखते जाइए। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा। तो नितराम का अर्थ होता है अत्यधिक। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे, नीच अस्म इत, नीच मतलब गहरा, अस्म हूँ, इत इस प्रकार, त्वम तुम, खेदम दुख, कूप कुआं। उसके बाद संबोधन का चिन्ह है, अर्थात ये कुएं से बात कही जा रही है। तो कदापि, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, कदा प्लस अपि मतलब कभी भी, माँ मत, कर्था करो, मिस प्रिंटिंग जैसे कि मैंने बताया कि मिस प्रिंटिंग हो गई है, कर्था होगा, आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो अब इसका कैसे लिखेंगे आप, अनुवाद हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार, इत मतलब इस प्रकार, खेद मत, तुम इस प्रकार खेद दुख कभी भी मत करो। कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो। ये मतलब पहले अंक का अर्थ हो गया, आप ऐसे लिखिएगा। उसके बाद आगे है कि अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण गृहदास। अत्यंत सरस, सरस मतलब आनंद युक्त, हृदय हृदय वाले, यथा क्योंकि, परेशान, ये सरस का अर्थ मतलब आनंद भी होता है, और यहाँ सरस का अर्थ जल से परिपूर्ण लगेगा, क्योंकि कुआं जल से परिपूर्ण होता है तो वही सरस का अर्थ लगेगा यहाँ जल से परिपूर्ण। परेशान मतलब दूसरों के, गुण ग्रहता, गुण ग्रहण करते हो। अब यहाँ इसका अर्थ ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि यथा का अर्थ होता है क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, आनंद युक्त हो, जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुण ग्रहण करते हो। अब गुण का यहाँ आशय दो लगेंगे, गुण का आशय मतलब हम यदि अपने से लगाएं तो गुण जो क्वालिटी हमारी वो, और गुण का आशय रस्सी से यहाँ पर लगेगा, क्योंकि कुएं से हम पानी निकालते हैं और कुएं में हम बाल्टी में रस्सी बांध कर डालते हैं, तो यहाँ गुण का आशय रस्सी से लगेगा। और कुएं में रस्सी डालते हैं तो आसानी से रस्सी चली जाती है, तो यहाँ रस्सी से गुण का आशय लगेगा। तो ये फिर से एक बार बता दूँ, आप लिखेंगे कि हे कुएं,
मैं अत्यधिक नीचा गहरा हूँ। नीच का अर्थ नीचा होता है, चाहे नीच भी। हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जल से पूर्ण हो और दूसरों के गुण, ब्रैकेट में लिख देंगे रस्सी, है ना, जैसे कि जो एग्जामिनर पर समझ जाए, गुणों को ग्रहण करते हो, इस तरह आपको लिख देना। बाकी हमने नोट्स बनाया है, आप इससे लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये है कि अब समझाना ज़रूरी था, अब आप समझाएंगे आसानी से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो अनुवाद में वही है कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच गहरा हूँ, ब्रैकेट में लिख देना है, तुम इस प्रकार कभी खेद मत करो। खेद मतलब दुख, और यहाँ संबोधन का चिन्ह लगाना, क्योंकि कुएं से बात कही जा रही है, कभी कुएं से कह रहा, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय अर्थात जल से पूर्ण हो और दूसरों के गुण अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। तो ये इसका अनुवाद होगा, आप लिख सकते हैं। तो कुआं जो है मतलब जो कवि है हमारा, वो कुएं का उदाहरण देकर हमें समझाना चाह रहा है कि कोई भी मनुष्य अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें वो सरस हृदय वाला है और यदि उसमें दूसरों के गुण ग्रहण करने की शक्ति है, दूसरों के गुण जो है ग्रहण करने वाला है, तो वह किसी से कम नहीं है। इसका वास्तविक जीवन में ये उदाहरण है। इसीलिए जो कवि है वो हमें कुएं का उदाहरण देकर यही समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो मनुष्य है वह दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाला है, और यदि सरस हृदय वाला है तो वह किसी से कम नहीं है। ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपके मतलब इस समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो, समस्या हो, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और जो अगले के प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।